हेलो एंड गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी। टाइम्स ऑन भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है। बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की सारी खबरें बताएंगे। टोक्यो पैरालंपिक का पूरा अपडेट भी देंगे। बुलेटिन में फेक न्यूज बचाने वाले खास सेगमेंट वाला एक शो भी होगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। अफगानिस्तान में नई सरकार का इंतजार एक बार फिर आगे बढ़ गया है। तालिबान सरकार का गठन शनिवार को भी नहीं हो सका। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद यहां नई सरकार बनाने की कवायद जारी है। अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन एक बार फिर टलने के बाद तालिबान ने आधिकारिक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। तालिबान ने बताया अफगानिस्तान में नई सरकार का गठन अब 2 से 3 दिन बाद होगा। पंजशीर घाटी में कब्जे को लेकर तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच लगातार जंग जारी है। इस बीच नॉर्दर्न अलायंस ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। नॉर्दर्न अलायंस ने कहा पंजशीर घाटी में तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा है। नॉर्दर्न अलायंस के मुताबिक पंजशीर घाटी में तालिबान को किसी तरह की मदद नहीं पहुंच पा रही है। नॉर्दर्न अलायंस का दावा है कि वहां सभी तरह के संपर्क साधनों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, जिससे तालिबान के सामने वहां टिके रहने की चुनौती खड़ी हो गई है। तालिबान ने दावा किया था कि उसने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है और पूरा अफगानिस्तान अब उसके नियंत्रण में है, लेकिन नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के इस दावे का खंडन किया। नॉर्दर्न अलायंस का कहना है कि वो पंजशीर के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। वो किसी भी सूरत में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में उन्होंने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा के कई नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। 70% रेटिंग के साथ वो टॉप पर बने हुए हैं, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के कई नेताओं की रेटिंग पीएम मोदी से काफी कम है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी के एक और विधायक ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कालियागंज विधानसभा सीट से विधायक सुमेन रॉय ने बीजेपी छोड़कर टीएमसी का हाथ थामा है। तृणमूल कांग्रेस नेता पार्थ चटर्जी ने बताया कालियागंज से बीजेपी विधायक सुमेन रॉय बंगाल और उत्तर बंगाल के विकास के लिए पार्टी से जुड़ रहे हैं। केंद्रीय चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इसमें पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट भी शामिल है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव लड़ना है। नियमों के हिसाब से मुख्यमंत्री अगर विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उनको शपथ लेने के 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना जरूरी है, वरना पद छोड़ना पड़ सकता है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। शरद पवार ने महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों में ईडी की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा जांच एजेंसी का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं पर दबाव डाला जा रहा है। पवार ने यह भी कहा कि ईडी का इस्तेमाल ऐसे पहले कभी नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आवाज मजबूत करने के मकसद से आज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में देश भर के 300 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हो रहे हैं। 60 किसान संगठन पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से हैं। एक तरफ जहां महापंचायत में भाग लेने के लिए हजारों किसान मुजफ्फरनगर पहुंचने लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ महापंचायत को देखते हुए यूपी पुलिस भी अलर्ट है। अहमदाबाद में महिलाओं का गैंग चला रहा है ड्रग्स का रैकेट। इस गैंग में 9 से लेकर 12 साल के करीब 60 बच्चे शामिल हैं। ड्रग्स का धंधा चला रही इन महिलाओं का नाम सितारा, मज्जो, पम्मो और शफीरा है। ये सारी महिलाएं एक साथ काम नहीं करती, बल्कि चारों का अलग अलग कारोबार है, लेकिन इनके काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता अरमान कोहली की जमानत याचिका मुंबई कोर्ट ने खारिज कर दी है। कुछ दिन पहले एनसीबी ने अरमान कोहली के घर पर छापा मारा था, जहां से ड्रग्स बरामद हुई थी, जिसके बाद उन्हें ड्रग रखने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरमान के घर से कोकेन बरामद हुई थी। गाजियाबाद पुलिस ने अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। ये फैक्ट्री मुरादनगर से आगे एक गांव में है। तहखाने के अंदर एक तहखाना बनाकर यहां पर फैक्ट्री चलाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। दिल्ली के चांदनी महल में पुलिस को सड़ी गली हालत में एक महिला का शव मिला है। पुलिस को एक घर से बदबू आने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस यहां पहुंची तो महिला का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। महिला की पहचान 50 साल की मुमताज के रूप में हुई है, जो घर में अकेली रहती थी। पुलिस हत्या का केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी को सुपुर्दे खाक करने के दौरान देश विरोधी नारे लगे थे। अब इस मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मामले में बड़गाम पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश आफत बनी हुई है और यह तस्वीरें उसी का सबूत है। मसूरी सहित आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते पर्यटक स्थल केम्प्टी फॉल में जल स्तर बढ़ गया है, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया, जिसके बाद सुरक्षा के चलते पर्यटकों को केम्प्टी फॉल जाने से रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी पानी ने परेशानी खड़ी कर दी है। यहाँ भी बाढ़ ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तस्वीरों में साफ साफ देखा जा सकता है कि बाढ़ के पानी ने हर तरफ कब्जा कर रखा है। उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिले इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित गांवों और वहां फंसे लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के साथ साथ उनके बचाव इंतजामों को देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद निकल पड़े। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है। यूपी में अगर बाढ़ के कारण घर मकान डैमेज होता है तो परिवार को 95,000 रुपए की सहयोगी राशि दी जाएगी और अगर परिवार में किसी की मौत होती है तो 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। बिहार में बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिला है। पटना से सटे वैशाली जिले में चारों तरफ जल प्रलय है। बांध टूटने से पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है। गांव तो गांव, शहर के अंदर तक पानी घुस चुका है। तस्वीर में बाढ़ से बर्बादी की तस्वीरें साफ साफ देखी जा सकती हैं। हाजीपुर जिला मुख्यालय से लालगंज का सड़क संपर्क भी पूरी तरह से टूट गया है। ओवल टेस्ट का तीसरा दिन रहा भारतीय बल्लेबाजों के नाम। रोहित के शतक से टीम इंडिया मजबूत स्थिति में। पुजारा ने भी बनाए 61 रन। केएल राहुल अर्धशतक से चूके। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर 270 रन प्रति विकेट। क्रीज पर डटे हैं कप्तान कोहली और रविंद्र जडेजा। पैरालंपिक बैडमिंटन में भारत का धमाकेदार खेल। वर्ल्ड नंबर 1 प्रमोद भगत ने जीता गोल्ड। मनोज सरकार को मिला ब्रॉन्ज मेडल। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में अपने नाम किए 17 मेडल। आज है टोक्यो पैरालंपिक की क्लोजिंग सेरेमनी। निशानेबाज अवनी लेखरा भारतीय दल की फ्लैग बियरर होंगी। अवनी लेखरा किसी एक पैरालंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है। भारत की सानिया मिर्जा और अमेरिका के राजीव राम की जोड़ी अमेरिकी ओपन मिक्स डबल्स में पहले दौर में हारकर बाहर। यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी ने मिक्स डबल्स के मुकाबले में 61 मिनट में 6-3, 3-6, 10-7 से हराया। आगे बढ़ते हैं। काबुल में हो क्या रहा है, ये सवाल का जवाब इस वक्त पूरी दुनिया ढूंढ रही है, क्योंकि बीते 3 दिन में तालिबान सरकार बनाने का ऐलान करता है, लेकिन फिर शाम तक तालिबान की तरफ से यह बयान आता है कि अभी इंतजार बाकी है। पहले तालिबान की तरफ से यह बयान आया कि शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद सरकार बनेगी, लेकिन नहीं बनी सरकार। इसके बाद यह दावा किया गया कि शनिवार को ऐलान होगा, लेकिन कल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब तालिबान ने यह दावा किया है कि 2-3 दिन में काबुल में तालिबान की सरकार का ऐलान हो जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने के 20 दिन बाद तक तालिबान ने सरकार बनाने का ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया है? इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान का हाथ जरूर है, क्योंकि ये दोनों देश ऐसे हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देकर अफगानिस्तान को आतंक का ग्राउंड बनाने की फिराक में है। देखिए इसी पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होते ही उसके 2 पड़ोसी देश वहां राज कर रहे तालिबानी नेताओं से बातचीत में लगे हैं। इस ग्राफिक्स के जरिए आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीन और पाकिस्तान अब तालिबान नेताओं के आसपास मक्खियों की तरह मंडरा रहे हैं। What do you hope is going to happen now in Afghanistan? What is your best hope? I have just landed and we are working for peace and stability in Afghanistan. Don't worry, everything will be okay. अफगानिस्तान में सरकार बनने से पहले पाकिस्तान कैसे तालिबान से मिल गया, ये तस्वीर उसका सबसे बड़ा सबूत है। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि कैसे पाकिस्तान ने तालिबानियों के साथ हाथ मिला लिया, कैसे अफगानिस्तान में पाकिस्तान अपना खुफिया नेटवर्क तैयार कर रहा है। इस तस्वीर में आईएसआई का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद है और अफगानिस्तान में तालिबानियों का सबसे बड़ा नेता मुल्ला बरादर है। ये तस्वीर काबुल के एक होटल की है, जहां आईएसआई के चीफ ने मुल्ला बरादर से मुलाकात की। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा करवाने में भी पाकिस्तान का बड़ा रोल रहा है। जनरल मुशर्रफ को कोट करना चाहता हूं कि जनरल मुशर्रफ ने एडमिट किया है कि तालिबान को उन्होंने ट्रेन किया है। तालिबान एक कंपोजिट टीम है जो बेसिकली तालिबानी है, वो पश्तून्स हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी जिहादीज़ हैं, बहुत देश के लोग, चंचेन्स हैं, टर्कमेनिस्तान के लोग हैं, उइगर मुस्लिम्स हैं, तो बहुत लोग हैं। वो तो पाकिस्तान ने तालिबान के लोगों को, जिहादियों को पाकिस्तान में रखा था, सेफ हेवन दिया था, ट्रेनिंग दिया था, फंडिंग किया था और कैप्चर करने में मदद किया था। अफगानिस्तान के तालिबानियों को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है और पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तालिबान ही राज करे। शायद यही वजह है कि 15 अगस्त को जब तालिबान के आतंकियों ने अफगानिस्तान में कब्जा किया था, तब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने एक बयान में कहा था
कि तालिबानियों ने अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया है। ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने, ज़हनी गुलामी की जंजीरें तोड़ना ज्यादा मुश्किल होता है। जो अभी अफगानिस्तान में गुलामी की जंजीरें तो तोड़ दी उन्होंने। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन ने भी अफगानिस्तान के तालिबानियों के साथ हाथ मिला लिया है। तालिबान अब चीन को अपना सबसे खास पार्टनर बता रहा है। ऐसा क्यों है, इसका सबूत भी आपको दिखाते हैं। ये है तालिबान का सबसे बड़ा नेता मुल्ला बरादर और ये है चीन के विदेश मंत्री वांग यी। तस्वीरें जुलाई महीने की आखिरी की हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस कदर चीन को पूरा यकीन था कि तालिबान इसके कुछ दिन बाद ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा। शायद इसलिए ही उसके विदेश मंत्री ने मुल्ला बरादर से मुलाकात की थी। ये कोई पहली बार नहीं है जब मुल्ला बरादर चीन के नेताओं से मिल रहा हो। इससे पहले भी कई बार मुल्ला बरादर चीनी नेताओं से मुलाकात कर चुका है। अमेरिका के जाने के बाद चीन ने तुरंत ही अफगानिस्तान में अपनी एंट्री कर ली, बल्कि जाने से पहले ही चीन प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से तालिबान का साथ दे रहा था। आज तालिबान चीन की तरफ पैसे के लिए देख रहा है और चीन के पास पैसा भरपूर है। लोन डिप्लोमेसी के लिए चीन पहले ही जाना जाता है कि किस प्रकार वो छोटे छोटे देशों को लोन देकर बाद में उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर कब्जा करता है। चीन और पाकिस्तान की तालिबान से दोस्ती भारत के लिए खतरा है। पाकिस्तान और तालिबान की सोच आपस में मिलती है और चीन अपने फायदे के लिए तालिबान से मिल गया है। ऐसे में तालिबान, पाकिस्तान और चीन की तिकड़ी भारत के लिए खतरे का सायरन बजा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो एक तरफ जहां तालिबान ने बीते 3 दिन से सरकार बनाने को लेकर पूरी दुनिया को लेकर असमंजस में डाल रखा है, तो वहीं पंची में तालिबान का स्टैंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। एक तरफ तालिबान का यह दावा है कि पंजशीर के साथ साथ अब पूरे तालिबान पर उसका कब्जा हो गया है, तो वहीं पूर्व उपराष्ट्रपति और नॉर्दर्न अलायंस के साथ मिलकर तालिबान को टक्कर दे रहे अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के इस दावे को गलत ठहरा दिया। इसी बीच पंजशीर में जंग की कुछ तस्वीरें सामने आई है। देखिए बैटल और पंजशीर की पूरी डिटेल रिपोर्ट। एक तरफ टैंक लेकर उतरा तालिबान है, तो दूसरी तरफ पहाड़ों से तालिबान को चुनौती दे रहे नॉर्दर्न अलायंस के योद्धा खड़े हैं। तालिबान आतंकी पंजशीर के आसपास अपना जमावड़ा बढ़ा रहे हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में बैठकर आतंकी पहुंच रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हें रोकने के लिए पहाड़ों के ऊपर बैठे सालेह की फौज के सैनिक पूरी जी जान से डटे हुए हैं। पंजशीर से ताजा रिपोर्ट यह है कि तालिबान आतंकियों और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच भयंकर युद्ध जारी है। दोनों तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। ये तस्वीरें भी उसी बात की गवाही दे रही हैं। तालिबानी आतंकी कुछ इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके उन्हें पीछे धकेल रहे हैं। दोनों गुट अलग अलग दावे कर रहे हैं। तालिबान यह दावा कर रहा है कि उसने पंजशीर घाटी पर कब्जा कर लिया है और अब पूरा अफगानिस्तान उसके नियंत्रण में है। वहीं नॉर्दर्न अलायंस का दावा यह है कि पंजशीर में तालिबान लड़ाकों का पूरा नेटवर्क सिस्टम ध्वस्त कर दिया गया है। तालिबान आतंकियों तक कोई मदद नहीं पहुंच पा रही है और वो पीछे खिसक रहे हैं। साथ ही तालिबान को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि पंजशीर में इस वक्त मौजूद हालात क्या है, इस पर संशय लगातार बना हुआ है, क्योंकि तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस दोनों की तरफ से जो तस्वीरें जारी की जा रही हैं, वो अलग अलग चीजें बयां कर रही हैं। तालिबान ने ये 2 तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि तालिबानी आतंकी पंजशीर पर कब्जा कर चुके हैं और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके भाग खड़े हुए। एक और वीडियो के साथ ट्वीट में यह दावा किया गया कि यह उस वक्त की तस्वीरें हैं जब तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा किया था। वहीं नॉर्दर्न अलायंस ने इस तस्वीर के जरिए यह दावा किया है कि पंजशीर पर अभी भी उन्हीं का कब्जा बरकरार है और वो जबरदस्त गोलीबारी करके तालिबान को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन असल तस्वीर क्या है,
वो तो समय के साथ ही साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। चलिए बुलेटिन में अब वक्त है राज्यों की खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य से जुड़ी अहम खबर। उत्तर प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मुख्यमंत्री का वाराणसी दौरा है। यहाँ पर योगी अफसरों के साथ बैठक लेने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में जारी काम का निरीक्षण भी करेंगे। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ दोपहर 2:30 बजे में काशी पहुंचेंगे। यहाँ वे 3 बजे सर्किट हाउस में अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेंगे। फिर 4 बजे BHU चाणक्य भवन में आयोजित बीजेपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे। शाम 5:30 बजे योगी एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री रात 9 बजे विश्वनाथ धाम सहित निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे और रात 10 बजे वापस काशी से रवाना हो जाएंगे। सीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो गई हैं। धार्मिक नगरी और पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र होने के चलते योगी का ये वाराणसी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी के विधायक सुमन रॉय टीएमसी में शामिल हो गए हैं। आयोग की ओर से उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कालियागंज से बीजेपी के विधायक ने टीएमसी का दामन थाम लिया है। पार्टी बदलने के बाद टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत में रॉय ने ममता सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि बीजेपी की विचारधारा बंगाल से बिल्कुल भी नहीं मिलती है। बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन टिकट बीजेपी का था। मैं जीता, सोचा बांग्ला के हर गरीब, हर आदमी का काम करूँगा, उपकार करूँगा, उनके उन्नयन उनको लाके दूंगा। लेकिन बीजेपी को एक्सेप्ट नहीं किया बांग्ला का वोटर, क्योंकि बीजेपी का कल्चर बांग्ला से नहीं मिलता है। सुमन रॉय की बातें सुनकर लगता है वो प्रदेश बीजेपी में फिट नहीं हो पा रहे थे या फिर टीएमसी के सरकार बना लेने से उन्हें अपनी सियासी जमीन मजबूत होती नहीं दिखाई दे रही थी। इसीलिए उन्होंने घर वापसी का फैसला लेते हुए ममता की पार्टी में आना ही ठीक समझा। छत्तीसगढ़ में नसबंदी के दौरान हुई लापरवाही की जांच करने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इलाके में ही स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई थी। मैनपाट विकास खंड के नर्मदापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में टारगेट पूरा करने के चक्कर में 7 घंटे के अंदर ही 100 से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी कर दी गई थी। हद तो तब हो गई जब महिला मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र में बिस्तर तक नसीब नहीं हुआ और उन्हें जमीन पर लेटाकर ही ऑपरेशन किए गए। हालांकि अब बीएमओ इस मामले पर लीपापोती करने में लगे हुए हैं। तो अगर जब कुछ ज्यादा होंगे तो थोड़ा सा तो व्यवस्था में थोड़ा परेशानी तो हुई है। हालांकि लापरवाही के बाद ही 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर मामले की जांच कराई जा रही है और 2 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। इंसिडेंस हुआ है, बहुत सालों से नहीं हो रहा था उस क्षेत्र में, सडन वहाँ पे कैंप हुआ तो लोग बाग सीधे बढ़ गए और कोई कारण नहीं है। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में ही हुई स्वास्थ्य महकमे की इस बड़ी लापरवाही की जांच रिपोर्ट कब आती है और इस मामले में कब और किस पर गाज गिरती है। वैक्सीनेशन के मामले में मुंबई ने इतिहास रच दिया है। भारत में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लगाने वाला मुंबई अब देश का पहला शहर बन चुका है। टीकाकरण शुरू होने के करीब 225 दिनों के बाद देश की आर्थिक राजधानी ने शनिवार को यह मुकाम हासिल किया है। बीएमसी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कोविन पोर्टल के मुताबिक मुंबई में अब तक कोविड वैक्सीन की 1,02,41,000 से ज्यादा डोज दी जा चुकी है। इसमें से 73,07,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज, जबकि 29,34,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी है। यहां पर 52 से ज्यादा जगहों पर टीका लगाया जा रहा है। हालांकि कई बार टीके की किल्लत के चलते वैक्सीनेशन को रोका भी गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर चोरी ऊपर से सीना जोरी का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है। इस वीडियो में यह दावा किया जा रहा है कि एक शख्स ने पहले तो अपने घर में चोरी से बिजली का कनेक्शन लगाया और जब बिजली विभाग की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ा तो शर्मिंदगी और गलती मानने के बजाय उसने बिजली विभाग के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई, क्या है इस खबर की हकीकत, देखिए हमारे फैक्ट चेक सेगमेंट में। नेपरा की तरफ से आया था कि इसका ये मीटर आप रिस्टोर कर दो। अच्छा, तो आप क्या मीटर हमें रिस्टोर करने दे रहे हैं? नहीं दे रहा हूँ। नहीं दे रहे? ठीक है, अगर हम रिस्टोर करें तो क्या करेंगे? मारूंगा या मरूंगा। चोरी ऊपर से सीना चोरी बिल्कुल कर रहा हूँ। गुंडा भी आपका लगा हुआ है? बिल्कुल लगा हुआ है। चोरी और ऊपर से सीना चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। जब तक मेरे अंदर जान है आप नहीं काट सकते। मारेंगे या मरेंगे? हाँ मारो, ये की बात है। मैं जज के सामने बात बताई ये बात, उसका भी रिकॉर्डिंग देता हूँ आपको। ठीक है, आप रिकॉर्ड कर लो भाई, या मरूंगा या मारूंगा। दावा किया जा रहा है कि एक शख्स घर में चोरी से बिजली जला रहा था और जब बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा तो शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय वो बिजली विभाग के कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने लगा। आप रिकॉर्ड कर लो भाई, या मरूंगा या मारूंगा। इस वीडियो के साथ कैप्शन में यह लिखकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है कि एक तालिबान देश के भीतर ही पैदा हो रहा है और बिजली का बिल मांगने पर जान से मारने की धमकी देता है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने इस वीडियो को पोस्ट किया है। कम से कम 100 से ज्यादा बार इसे रिट्वीट किया गया है। हमें भी चोरी और ऊपर से सीना चोरी के इस वीडियो को देखकर हैरानी हुई। इसके बाद हमने इस वीडियो की हकीकत का पता लगाने की कोशिश की। क्यों? जब तक मेरे अंदर जान है अपनी का। हमारे रिपोर्टर्स ने इस वीडियो की सच्चाई का पता लगाया। हमारी रिसर्च टीम भी इस पर घंटों जुटी रही। इस क्रम में हमें इस वीडियो से जुड़े कई लिंक्स मिले। फेसबुक पर कीवर्ड सर्च करने पर हमें पता चला कि वायरल वीडियो पाकिस्तान के ARY न्यूज ने पिछले साल जुलाई में ऑन एयर किया था। रिस्टोर करें तो क्या करेंगे? मारूंगा या मरूंगा। जिसमें बताया गया कि यह घटना पाकिस्तान के कराची शहर की है और उताउर रहमान नाम का एक शख्स जब बिजली चोरी की घटना में पकड़ा गया तो उसने बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाया था। आप रिकॉर्ड कर लो भाई, या मरूंगा या मारूंगा। इसे ट्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान और SIASAT.PK ने भी 2020 में ट्वीट किया था। पाकिस्तान स्थित मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया हैंडल्स पर इस वीडियो के कई रिपोर्ट्स और स्क्रीनशॉट भी मिले। पाकिस्तान में आर्मी न्यूज चैनल के आधिकारिक फेसबुक पेज ने भी 28 अगस्त 2020 को इस वीडियो को अपलोड किया था। टाइम्स नाउ नव भारत की फैक्ट चेक टीम ने अपने रिसर्च में पाया कि यह वीडियो भारत का नहीं है बल्कि पाकिस्तान का है और वो भी पुराना। काटे तो क्या करेंगे? कौन सा गुंडा? नहीं काट सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के साथ भारत को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो गलत है और सच तो यह है कि बिजली चोरी पर पकड़े जाने की यह घटना पाकिस्तान की है और वहां पर अताउर रहमान नाम के एक शख्स ने बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाया भी था। उसके बाद उस पर केस दर्ज हुआ, वो जेल भी गया था। हालांकि जुर्माना भरने और माफी मांगने के बाद जमानत पर वो रिहा हो गया। भारत में भी बिजली चोरी के कई मामले आते हैं। यहाँ भी बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ कई बार धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन ये वीडियो भारत का नहीं है, पाकिस्तान का है। आप रिकॉर्ड कर लो भाई, या मरूंगा या मारूंगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।